तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं बाल विकास। जैसे शेड्यूल में है आपका शुरू, आज का क्या है, बाल विकास है, इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से पढ़िए, 2 मिनट रुकिए, मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं बाल विकास। जैसे शेड्यूल में है आपका शुरू, आज का क्या है, बाल विकास है। बाल विकास में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं आज विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। वैसे आप जान रहे हैं कि विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सांवेगिक कारक, स्वास्थ्य संबंधी कारक, लिंग संबंधी कारक। लेकिन जो मुख्य रूप से होता है वो मुख्य रूप से 2 कारक हैं। पहला आपका वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। तो आइए हम लोग एक एक को जानते हैं कि वंशानुक्रम क्या है, ये कैसे बालकों को प्रभावित करता है। फिर जानेंगे कि वातावरण क्या है, वातावरण कैसे बालकों के विकास को प्रभावित करता है और प्रत्येक अवस्थाओं को प्रभावित करता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो आज की जो मेन हेडिंग है वो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे सीटेट हो चाहे टेट हो और चाहे क्या है आपका डीएलएड आप पढ़ ही रहे। ये चैप्टर आपके बीएड में भी है, बीएड वालों बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये संयोगवश चाहे होम साइंस के बच्चे हों उसमें भी है और बीए पार्ट में भी है। तो बहुत लाभदायक है, आप पढ़िए। जिस क्लास के हैं आप पढ़ेंगे आपको जरूर लाभ देगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक लाइन आप लिख सकते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जिनमें से मुख्य रूप से कितने हैं बच्चों। मुख्य रूप से यदि पूछा जाए तो मुख्य रूप से जो है 2 हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो आपने जाना ही, लेकिन विकास के आधार क्या है। तो जो विकास के आधार है वो मुख्य रूप से 2 है, वंशानुक्रम और वातावरण। आधार भी देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो लिखा आपने, यहाँ आप लिख सकते हैं आधार। क्या लिख सकते हैं, आधार। किसका आधार, विकास का आधार। कि विकास के जो आधार है वो मुख्य 2 है, वंशानुक्रम और वातावरण। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले क्या है, वंशानुक्रम। और देखिए आप तो जाना ही, इसको तो हम बता ही दिए कि 2 है मुख्य रूप से, वंशानुक्रम और वातावरण। आइए देखते हैं वंशानुक्रम क्या है। तो वंशानुक्रम क्या है, जो एक पीढ़ी के गुणों को दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते। कहने का मतलब ये है कि आप बड़े हैं ऐसा तो है नहीं, माता पिता, जैसे एक जीन्स होता है, जीन्स के माध्यम से माता पिता के द्वारा, माता पिता क्या होते हैं, वो गुणों को ढोते हैं, मीन्स गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो बच्चे में जो गुण आते हैं वो कहाँ से आते हैं, अनेक पीढ़ियों के गुण आते हैं। किसके द्वारा आते हैं, तो माता पिता के द्वारा आते हैं। तो माता पिता के द्वारा एक पीढ़ी से एक पीढ़ी में अनेक पीढ़ियों के गुण को पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। या सीधे कहते हैं, कह सकते हैं आप कि माता पिता के द्वारा बच्चों में जो वंशानुक्रम का गुण पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। कि अनेक पीढ़ियों के गुणों का हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है, ऐसे भी कह सकते हैं एक लाइन में। तो आइए हम लोग पॉइंट वाइज जानते हैं कि वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम का अर्थ है समान के लिए समान, यानी जैसे माता पिता होंगे वैसे उनकी संतानें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, ये गलत भी साबित होता और सही भी साबित होता। क्यों, क्योंकि ये वंशानुक्रम क्या है, अनेक पीढ़ियों के गुणों का हस्तांतरण है। और किसके द्वारा है, माता पिता के द्वारा। तो आगे आपको हम समझाएंगे नियम में, पहले इसको समझिए कि समान के लिए समान, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसे ही होती है। जब अनेक पीढ़ी के गुण उनके माता पिता के द्वारा उनमें हस्तांतरित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, वंशानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। क्या, अब यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब अनेक पीढ़ी के गुण उनके माता पिता के द्वारा उनमें हस्तांतरित होता है तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं। अभी आपको बताया ना कि वंशानुक्रम क्या है, अनेक पीढ़ियों के गुणों का हस्तांतरण है। अनेक पीढ़ियों के गुणों का हस्तांतरण है और किसके द्वारा होता है बच्चे में, तो ये माता पिता के द्वारा होता है। तो वही लाइन सटीक आप बता सकते हैं कि जब वो अनेक पीढ़ी के गुण उनके माता पिता के द्वारा उसमें हस्तांतरित होता है तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। सीधे एक फंडा है कि वंशानुक्रम क्या है, वंश धन अनुक्रम, यानी क्रम से। वंश मीन्स जो हमारा वंश है उनके गुणों का क्या किया जा रहा है, हस्तांतरण किया जा रहा है। और कैसे, अनेक पीढ़ी के गुणों का एक से, जैसे परदादा से दादाजी में गया, दादाजी से पिताजी में गया, पिताजी से किस में गया,
बच्चे में गया, और मम्मी का भी तो हो सकता है, नाना जी से मम्मी में, मम्मी से किसे, बच्चे में। तो दोनों पीढ़ी है ना, दोनों, तो अनेक पीढ़ियों के गुणों का बच्चों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। आप समझ गए होंगे। तो आइए हम इनकी परिभाषा समझते हैं, परिभाषाओं के माध्यम से एकदम क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 परिभाषाओं को, ऐसे तो बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमने रखा है। सबसे पहले हम समझते हैं बी एन झा के शब्दों में। किसके शब्दों में बच्चों? बी एन झा के शब्दों में। आइए देखते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। इन्होंने क्या कहा कि वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है, यानी गुणनफल नहीं। इन्होंने सीधे क्या कह दिया? योग है, जोड़ है। एक पीढ़ी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ये क्या इकट्ठा होते चले आ रहे हैं, और उन्हीं गुणों का क्या है? योग ही वंशानुक्रम है। किसने कहा? बी एन झा। अब देखिए फिर से, जहां पे योग आ जाए उसको आप समझ लीजिएगा किसका है? बी एन झा का है। किसका है? बी एन झा। एकदम सिंपल सा है, माइंड में बैठा लीजिए। इन्होंने क्या कहा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है, जो उसे जन्म से ही मिली हुई है। वंशानुक्रम क्या है? कुछ सीखना नहीं है, बल्कि वो माता पिता के द्वारा जो गुण है बच्चे में, जन्म लेने से पहले ही जो गर्भाधान के समय से लेकर जन्म तक वो मिल चुके हैं, वो मिल चुके हैं। वही कह रहे हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात, जन्म से ही जो मिली है विशेषताओं का योग है, जो पहले से ही लेकर वह बच्चा जन्म लिया है। आइए दूसरा देखते हैं डगलस ह्यूम हॉलैंड के शब्दों में। इन्होंने क्या कहा है कि माता पिता या अन्य पूर्वज या प्रजाति से, देखिए इन्होंने देखिए कितनी बातें कही, माता पिता या अन्य पूर्वज या प्रजाति, हो सकता है कि माता पिता हो सकता है पिताजी के पिताजी दादा हो सकता है दादाजी के पिताजी परदादा हो, ये भी तो हो सकता है कि हो मम्मी के पापा हो, मीन्स नाना जी हो, नाना जी के पिताजी हो यानी परनाना हो, अनेक पीढ़ियों से। तो वही कहा गया कि माता पिता या अन्य पूर्वज जो भी हैं। और उसके बाद प्रजाति, मीन्स इन लोगों का नहीं तो हो सकता है कि 3-4 पीढ़ियों के गुणों से इतर, मीन्स और पहले की गुण क्या बच्चे में आ गया हो, से प्राप्त समस्त शारीरिक रचनाएं, जो शरीर की बनावट है, विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं व्यक्ति के वंशानुक्रम से सम्मिलित होती हैं। इन्होंने सीधे कहा कि जो गुण होते हैं वो माता पिता या पूर्वज या हमारी प्रजाति या हमारी मानव प्रजात से जो स्वाभाविक है कि हमको मिलना ही है, वो क्या होते हैं, चाहे शारीरिक बनावट हो, चाहे अन्य क्या है गुण विशेषताएं हो, या फिर क्या हो क्षमता हो कार्य करने की, ये सब क्या होती है व्यक्ति के वंशानुक्रम में सम्मिलित होती है। यानी कि जो वंशानुक्रम है वो कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित रहते हैं। फिर आइए देखते हैं अगली परिभाषा जेम्स ड्रेबर के शब्दों में। किसके बच्चों? जेम्स ड्रेबर के शब्दों में। इन्होंने कहा कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। कुल मिलाकर सबने वही बात कही है, कुछ ने घुमा फिरा के गई है, कुछ ने सीधे कह दिया है। जैसे इन्होंने कहा कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में संक्रमण, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वही है संक्रमित होना। संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। इन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया, सीधे कह दिया कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक, इनके अनुसार हम कैसे मान सकते हैं? सिर्फ माता पिता के नहीं, कभी कभी आपने देखा, आगे हम आपको बताएंगे, किसी के माता पिता काले हैं लेकिन बच्चा क्या है, गोरा हो गया। तो कहते हैं ना, यहाँ भी ये गलत साबित होता कि समान के लिए समान, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी ये प्रश्न आपने सुना होगा कि क्या जैसे 2 चीजें आधार प्रदान करती है, हमने बताया ना, वंशानुक्रम और वातावरण। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, व्यक्ति के क्या है, व्यक्ति के विकास को 2 रूप से आधार प्रदान किया जा सकता, वंशानुक्रम और वातावरण। कुछ गुण को वो क्या है, जन्म से लेकर ही उत्पन्न हुआ है, और कुछ क्या होता है वातावरण के द्वारा, वो सीख कर, अनुकरण के द्वारा या उसे सिखाकर क्या किया जाता है, उसके गुणों का विकास किया जाता है। तो 2 रूप से उसका आधार मिलता है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे कहते हैं ना, अभी प्रश्न किया कि क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है?
क्या एक वकील का बेटा वकील हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यदि पिता डॉक्टर है, यदि उसके गुणों का बच्चों में हस्तांतरण हुआ है, तब तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि जो जीन्स हैं, आप जान रहे हैं, पहले भी साइंस पढ़ा होगा, जो जीन्स हैं उस पे हावी ना होकर पिताजी के गुणों की कुछ विशेषताएं हैं जो पिताजी अपने दादाजी से या परदादा से लेके पैदा हुए हैं। हो सकता है उनके परदादा अनपढ़ थे, नहीं पढ़े थे, उनका जीन्स प्रभावी हो गया और बच्चे में आ गया है, तो वो कभी भी क्या है, पिताजी के समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जीन्स मिला है पूर्वजों से। इसलिए हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। हो सकते हैं जब उस गुण का, यानी पिताजी के गुणों का ज्यादा प्रभाव बच्चे पर हो, और जब उनके गुणों का हस्तांतरण कम हो पाया है, वो अगली पीढ़ियों से लेकर उत्पन्न हुआ है, तो नहीं भी हो सकता है। यही होता, कभी कभी देखो माता पिता बहुत गोरे होते हैं, बच्चे सांवले निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, लोग कह देते हैं ना पता नहीं किस पे गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज जैसे थे, उनका जीन्स प्रभावी हुआ है पिताजी में, और पिताजी के द्वारा उस बच्चे में मिला है, और उस इसलिए वह बच्चा माता पिता पर नहीं गया, अपने पूर्वजों पे चला गया। तो ये सवाल बहुत ही डिफिकल्ट भी है और इजी भी है। आप सीधे कह सकते हैं, कोई प्रश्न करे कि एक माता पिता की संतान, बहुत सारे प्रश्न आप सीधे देंगे। इस तरह पेडागोजी आती है कि क्या एक डॉक्टर के बेटा डॉक्टर हो सकता है, तो आपका रहेगा नहीं, हाँ या नहीं, दोनों हो सकता है। फिर तीसरा होगा सभी, तो तीसरे में मत फंसिएगा, हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका कारण आपको बता दिया। तो आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं कि वंशानुक्रम के नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से पढ़िए, 2 मिनट रुकिए, मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो बच्चों चलिए हम लोग पढ़ते हैं वंशानुक्रम के नियम। अभी तक आपने पढ़ा वंशानुक्रम का अर्थ क्या है, वंशानुक्रम की परिभाषा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि वंशानुक्रम के नियम क्या है, किस नियम से वंशानुक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पहला नियम आइए देखते हैं, बीज कोशों की निरंतरता का नियम। इसके प्रतिपादक बीजमैन है। इन्होंने बताया कि इसके अनुसार बीज कभी नष्ट नहीं होते, ये एक पीढ़ी से दूसरे में हस्तांतरित होते रहते हैं और माता पिता द्वारा अपनी संतान को प्राप्त होते हैं तथा कई पीढ़ियों तक लगातार चलता रहता है। इसी को वी एन झा ने अपने शब्दों में कहा। किसने कहा? वी एन झा। इन्होंने कहा इस नियम के अनुसार माता पिता बीज के क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं। किसके? बीजमैन ने कहा। किसके अनुसार? बीजमैन के बीज कोश के अनुसार किसने कहा? बी एन झा ने कहा। इन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार माता पिता क्या होते हैं? बीज के संरक्षक होते हैं तथा अवसर आने पर अपने बच्चे को हस्तांतरित कर देते हैं। जिस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं बच्चों कि जो बीजमैन ने कहा कि बीज कोश की निरंतरता, जो बीज कोश, बीजों को कोश यानी बीज संग्रहित रहता है, बीज सुरक्षित रहता है। कोश, कोश बीज खजाना होता है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि खेत में कुछ बीज बो दीजिए, जैसे शीतकालीन बीज है, आप डाल दीजिए उस खेत में और फसल को काट लीजिए, फिर ग्रीष्म काल की उगाइए। अब देखिए वो जो शीतकालीन फसल का बीज था, कुछ उसमें गिरा था, वो सुरक्षित रहेगा, ग्रीष्म काल में उसका कोई प्रभाव नहीं। लेकिन जैसे ही शीतकालीन शुरू हुआ, और क्या, आप उसमें बीज एक्स्ट्रा मत डालिए, तब भी जो उसमें बीज एक्स्ट्रा पहले से रहे हैं वो क्या होंगे? पौधों के रूप में उगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी बीज मैन के बीज कोश के अनुसार, क्योंकि वो बीज वहां सुरक्षित था। तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि बीज क्या होता है? माता पिता में सुरक्षित रहता है और ये क्या करते हैं? संरक्षक होते हैं बीज के, और जैसे ही अवसर आता है उन गुणों को क्या करते हैं? अपने बच्चों में हस्तांतरित करते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरे नियम, समानता का नियम। दूसरा क्या है? समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें भी होती हैं, अर्थात समान के लिए समान, यहीं पे होता है। अर्थात क्या, ऐसे कह सकते हैं, समान के लिए समान का नियम। तो इसके अनुसार आप उल्टा कर सकते हैं, जब ये ऐसे लिखा मिल जाएगा आपको तो ऐसे कर देंगे कि इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनके संतानें भी होती हैं, अर्थात समान के लिए समान। जैसे यदि माता पिता छोटे कद के हैं तो उनकी संतानें भी छोटी होती हैं। जैसे माता पिता गोरे हैं तो उनकी संतान भी गोरे कलर की होती है। जैसे ये क्या है? शारीरिक बनावट, मानसिक विचार
और क्या मानसिक विकास और क्या सांवेदिक विचार, ये सब एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो इसी नियम के अनुसार समानता के लिए समानता का नियम या समान के लिए समान का नियम ऐसे भी बोल सकते हैं। तीसरा नियम हम लोग देख जानते हैं भिन्नता का नियम। इसके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि जैसे माता पिता हो उनकी संतानें भी वैसे ही हों, अर्थात वंशानुक्रम में अनेक पीढ़ियों के गुण होते हैं तो उनकी संतानें अलग भी हो सकती हैं। अब दोनों प्रश्न यही से क्लियर होता है दोनों नियमों से कि क्या माता पिता यदि डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, तो उनके बच्चे भी, उनकी संतानें भी डॉक्टर, टीचर, वकील हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार, समानता के नियम के अनुसार हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर भिन्नता का जो नियम है इसके अनुसार नहीं भी हो सकते। दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके इसी दोनों नियम से मिल गया। समानता का नियम मतलब माता पिता का, इसको पहले भी बता चुके हैं कि यदि माता पिता के गुणों का जो जीन्स है वो बच्चे पे ज्यादा प्रभावी है तो हो सकता है, लेकिन यदि माता पिता के जीन्स नहीं उस पर प्रभावित है, अन्य पीढ़ियों के गुण उस पर अधिक, जीन्स के द्वारा अधिक उसे मिला है, तो नहीं भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो यही से ये दोनों उत्तर आपको मिल जाते हैं। तो आइए अगले नियम को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रयोग हम लोग जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं। तो आपने 3 नियम पढ़ा, लैमार्क का नियम, समानता का नियम, बीजमैन का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम। आइए हम लोग देखते हैं प्रत्यागमन का नियम। जो प्रत्यागमन का नियम है इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस नियम के अनुसार कभी कभी, देखिए, इस नियम के अनुसार कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें मंदबुद्धि होती हैं और मंदबुद्धि माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि की होती हैं। अब इसका मतलब क्या है आप समझिए। प्रत्यागमन का जो नियम है उस नियम के अनुसार बच्चे, देखिए ध्यान दीजिए, बच्चे कभी कभी क्या होते हैं, उनके जस्ट माता पिता के जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी माता पिता जैसे होते हैं उनके प्रतिकूल ना होकर, अनुकूल ना होकर प्रतिकूल होते हैं। जैसे माता पिता क्या है, बहुत ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है। एक ही प्रश्न में दोनों है, दोनों छिपे हैं, समानता और विभिन्नता। प्रत्यागमन में दोनों आ जा रहा है। देखिए यदि माता पिता क्या है, कभी कभी देखिए कि जैसे मंद बुद्धि के हैं तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत आपको बता रहे थे कि माता पिता बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, तो बच्चे देखिए उनकी संतानें जो होती हैं वो कभी कभी तीव्र बुद्धि की ना होकर मंद बुद्धि की पाई जाती हैं। और कभी कभी किसी किसी के माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं और बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही कुशाग्र और तीव्र बुद्धि के होते हैं, सृजनात्मक बुद्धि के होते हैं। तो इसी नियम के अनुसार देखिए, इसको समझा रहे हैं आपको। प्रत्यागमन के मुख्य कितने प्रकार, मुख्य 2 प्रकार है। कितने प्रकार हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार, एक जागृत और एक सुप्त। जो देखिए जो आपका बीज कोश है, हम पैतृक गुण होते हैं, वो 2 अवस्थाओं में होते हैं, जागृत अवस्था में और सुप्त अवस्था में। कभी कभी होता है कि जब बच्चों के अंदर गुणों का हस्तांतरण होता रहता है, आप इतने छोटे नहीं, आप समझ सकते हैं कि माता पिता द्वारा जब उसके अंदर बीजों का निर्माण किया जाता है या बीजों को हस्तांतरित किया जा रहा होता है, उस समय कुछ जैसे जो जागृत अवस्था है, जो बीज कोष हैं जो जागृत हैं वही बच्चे में हस्तांतरित हो सकते हैं। हो सकता है कि उसमें पिता के गुण, जो पिता का गुण है वो हावी ना होकर वो सुप्त अवस्था में है, उनके दादाजी का या उनके परदादाजी का वो क्या है, वो जागृत अवस्था में है, वो गुण बच्चे में हस्तांतरित हो जाता है। और जो पिताजी का गुण है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनका क्या होता है, वो उनका जो गुण होता है वो सुप्त अवस्था में होता है। तो बच्चे क्या हो गए, बच्चे जो है वो पीढ़ियों के, अनेक पीढ़ियों के गुण पाते हैं ना, तो पिताजी का ना पाकर, माताजी का ना पाकर वो क्या हुआ, अपने पूर्वज के गुणों को पा लिया। क्यों, क्योंकि माताजी के और पिताजी के जो गुण थे वो सुप्त अवस्था में थे, वो कैसे थे, सुप्त अवस्था में थे, इसलिए क्या हुआ, उनके प्रतिकूल हो गए। इस आप जाने ना, जागृत और सुप्त। तो सुप्त मीन्स होता है कि कुछ गुण जो होते हैं जब बच्चों के अंदर हस्तांतरण की क्रिया चलती रहती है तो सुप्त अवस्था में होते हैं। हो सकता है कि पिता का गुण जागृत अवस्था में हो तो बच्चे क्या होते हैं,
जागृत मतलब बच्चे क्या होते हैं, माता पिता के समान हो सकते हैं, लेकिन नहीं, प्रत्यागमन के अनुसार वो सुप्त अवस्था में होते हैं, तो वो अनेक पीढ़ियों के गुण उनके अंदर आ जाता है, लेकिन पिताजी का नहीं आ पाता, माता जी का नहीं आ पाता। इसलिए बच्चे क्या होते हैं, माता जी से और पिताजी से जस्ट अपोजिट होते हैं, मीन्स उनके प्रतिकूल होते हैं, अनुकूल ना होकर वो उनसे अलग हो जाते हैं। जैसे वो डॉक्टर है या तीव्र बुद्धि के हैं, सृजनात्मक बुद्धि के हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रतिभाशाली है माता पिता, वो बच्चा प्रतिभाशाली नहीं हो रहा है। तो यही दो कारण है, जागृत और सुप्त। ये क्या है, जागृत अवस्था और सुप्त अवस्था, वही आपके जो अंदर गुण है, सॉरी, जो पिता और माता के अंदर गुण है, उनकी दो प्रकार है, एक सुप्त अवस्था में होते हैं, एक जागृत। जो सुप्त अवस्था में होते हैं उनका प्रभाव बच्चों पर कम पड़ता है, और जो जागृत अवस्था में होते हैं उन्हीं गुणों का बच्चों के अंदर हस्तांतरण होने के कारण उनका अधिक प्रभाव पड़ता है। आइए अगला देखते हैं हम। जो आपका अगला नियम है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। बच्चों क्या, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। जो देखिए हमने बताया कि वंशानुक्रम क्या है, गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण है। गुणों का क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण है। अब गुणों क्या है, कई पीढ़ियों के, लेकिन देखिए एक शब्द इसमें लगा है, आप अर्जित गुण। क्या, अर्जित गुण। तो बच्चा तो अर्जित कर नहीं रहा है, ये माता पिता कुछ ऐसे गुण होते हैं कि जो समाज से सीखे अर्जित करके, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने द्वारा जो है बच्चों में हस्तांतरित कर रहे हैं, अपने द्वारा क्या कर रहे हैं, बच्चों में हस्तांतरित कर रहे हैं। ऐसे नियम को हम क्या कहते हैं, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। कि दादा में नहीं था, पर हो सकता है कि पापा जी में क्या किया, पापा जी ने इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में रहकर कुछ सीखा है, और वो सीखे हुए गुणों का क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा बच्चों में हस्तांतरण हो रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम। आइए इसको देखते हैं। माता पिता के अर्जित गुणों का संक्रमण उनकी संतानों में होता है। अब इसको आपको समझाई दिए कि कैसे, जैसे हमने बताया कि दादा के नहीं, जैसे हम लोग क्या हैं, आप कहते हैं ना, जो हमारी प्रजाति थी वो पैरों पे नहीं चलती थी, दोनों हाथ और पैर दोनों चारों चीजों पे चलती थी। फिर धीरे धीरे हम क्या हुआ, अभी इस स्थिति में है कि दो पैरों पे चल रहे हैं। बहुत चीज हमारे जो प्राचीन कालीन सभ्यता थी, आपने पढ़ा कि वो कच्चे मांस को खाते थे, लेकिन अनुकरण करके धीरे धीरे पका के खाने लगे, फिर सभ्य हो गए। मीन्स ये क्या है, ये अर्जित गुण है कि समाज से सीखे हुए गुण हैं, और क्या कर रहे हैं, हम अपने द्वारा बच्चों को हस्तांतरित कर रहे हैं। अब इसका अलग अलग लोगों ने प्रयोग किया, यानी आजमाने के लिए कि क्या ये सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रयोग किया, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम में ही लैमार्क का नियम आता है। और लैमार्क ने किस पे किया था, जिराफ पर। किस पे, जिराफ पर। इन्होंने जिराफ पर प्रयोग किया और देखा कि जो जिराफ है, पहले उनकी गर्दनें, जैसे भैया हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन देखिए आप, जैसे छोड़िए आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, जैसे जो जिराफ है उनकी जो गर्दनें होती थी पहले छोटी होती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 3-4 पीढ़ियां बढ़ती गई, पहले एक से दूसरे में थोड़ा बड़ी हुई, फिर तीसरे में थोड़ा बड़ी हुई, फिर चौथे में थोड़ा बड़ी हुई। और उसी का कारण क्या, आप देखिए कि जिराफ की गर्दनें जो होती हैं वो क्या है, बहुत लंबी है। तो ये लैमार्क ने प्रयोग किया था, किस पे, जिराफ पर। यही पूछा जाता है अर्जित गुणों के अनुसार कि लैमार्क ने किस पे प्रयोग किया था, जिराफ पे किया था। जिराफ पे किस पे, उनकी गर्दनों पे किया था। फिर आइए देखते हैं कि पावलाव ने किया, इसी अर्जित गुणों को आजमाने के लिए पावलाव ने किया सफेद चूहे पे। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पावलाव सीखने की प्रक्रिया में कुत्ते पर किया है, समझ में आई बात। तो यहाँ उसकी बात नहीं रही है, वंशानुक्रम की बात हो रही है। नहीं तो आप कहें कि अरे मैम तो गलत पढ़ा रही हैं, पावलाव ने तो किस पे किया था, पावलाव ने कुत्ते पे किया था। घंटी वाला प्रयोग उसको आगे पढ़ाएंगे। यहाँ लैमार्क की बात, ये सॉरी अर्जित गुणों के संक्रमण की बात कर रहे हैं, उसमें पावलाव ने किस पे किया था। आप देखिए यही विशेष है। आप जैसे बीज कोष का पूछा जाएगा तो बीज मैन ने दिया, वैसे यहाँ भी पूछा जाएगा कि लैमार्क ने किस पे प्रयोग किया था, जिराफ पे। पावलाव ने किस पे किया था, देखिए सफेद चूहे पर। अब उसमें जो सीखने की प्रक्रिया है चूहे पे, स्किनर महोदय ने किया था, लेकिन यहाँ पे जो पावलाव ने किया है किस पे, सफेद चूहे पर प्रयोग किया। और क्या किया, देखिए इन्होंने देखा कि क्या अर्जित गुण पाए जाते हैं कि मानव में ही है या जानवरों में भी ऐसे गुण होते हैं। तो इन्होंने आजमाया कि देखिए, इन्होंने कहा कि देखिए ये सही है क्या कि अर्जित गुण मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
हस्तांतरित होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सफेद चूहे को क्या किया है, कैसी व्यवस्था बनाई कि पहले बेल बजाया, तो वो चूहा समझ नहीं पाया, 1 बार 2 बार 4 बार लगातार 10 बार, मतलब इस तरह 30 बार बजाया। देखिए यहाँ लिखा है ना 30 बार, इस तरह लगातार बजाते गए और 30 बार तक मतलब कुछ टाइम हो गया और चूहा कुछ हल्का सा क्या किया, एक्टिविटी किया और उसे कुछ दाने मिल गए। इस प्रकार क्या हुआ, देखने लगे कि 30 बार यानी एक जो पहली पीढ़ी थी वो 1-2 नहीं बल्कि बहुत देर में समझी। इसका मतलब ये बहुत देर में समझी, यानी 30 बार बेल बजती रही तब जाके क्या किया, भोजन को प्राप्त किया। लेकिन कई पीढ़ियों के बाद, कई पीढ़ियां 1 2 3 4 बीतती गई तो अब चूहे क्या हो गए, सक्रिय। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि सीखे वातावरण से, उनके अंदर गुणों का हस्तांतरण हुआ, यानी बहुत तीव्र गति से सक्रिय रूप से सीख रहे हैं। पहले का सीखना यानी 30 बार बजती रही बेल तब सीख पाए, लेकिन अब क्या हुआ, अब 2 3 4 यानी बहुत ज्यादा बजती 5 बार में वो सक्रिय हो जाते हैं और झट दे भोजन को प्राप्त कर लेते थे। कहने का मतलब क्या हुआ, गुणों का थोड़ा बहुत अर्जित गुणों का हस्तांतरण हुआ। आज देखिए वही है ना, हम लोग बहुत पीछे हैं। आज के जो बच्चे एनवायरमेंट का उन पे इतना प्रभाव है, तकनीक के क्षेत्रों में बहुत तेज है, हमसे कई गुना आगे। क्या है, वो भी कहीं ना कहीं गुणों का हस्तांतरण हो रहा है। और देखिए जहां हम खड़े हैं, हमारे पूर्वज बहुत पीछे थे। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं। पहले हमारा भारत देश कैसे था, आज देखिए आधुनिकता हो या तकनीकी के क्षेत्र में कहीं भी हो, हमारा भारत देश बहुत आगे। क्यों, कहीं ना कहीं क्या है, अर्जित गुणों का हस्तांतरण हो रहा। कुछ हम सीखे, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमसे ज्यादा सीख रही है। इसका मतलब यही हुआ। आइए देखते हैं मैकडूगल ने चूहे पर किया। अब देखिए मैकडूगल ने भी चूहे पे किया है, लेकिन इनका प्रयोग अलग है। उन्होंने देखिए दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा, लैमार्क ने जिराफ पे किया, पावलोव ने सफेद चूहे पे किया, मैकडूगल ने चूहे पे किया। लेकिन क्या किया, आगे देखते हैं। पानी की टंकी में 2 रास्ता बना दिया। पानी की टंकी, एक टंकी बनाई और उस टंकी में चूहे को डाल दिया और उसमें देखिए उसके 2 रास्ते बना दिए बाहर निकलने के लिए। एक रास्ते में रोशनी कर दी, यानी लाइट दे दिया कि थोड़ा सा उनको इशारा मिले कि हाँ इस रास्ते से वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या किया, टंकी में वो अंधेरा युक्त था, लेकिन जो रास्ता प्रकाश युक्त था उसमें थोड़ा सा करंट दे दिया कि उनको नुकसान भी ना हो, लेकिन झटके लग सके, उनको महसूस हो सके कि ये खतरनाक है। अब देखिए उनके क्या कर रहे हैं, उनके गुणों का परीक्षण कर रहे हैं। अब चूहे को डाल दिया, देखा चूहे ने क्या किया, गलती की। 1 बार 2 बार लगातार कर रहे हैं, वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं किससे, प्रकाश युक्त, क्योंकि वो रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें झटके लग रहे हैं, फिर भी वो सह ले रहे हैं, उसी से निकल रहे हैं। लेकिन जब कई पीढ़ियां बीतती गई तो देखा कि एक ही बार में छुआ, झटका लगा और उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और कहा बिना प्रकाश युक्त रास्ते का चुनाव कर लिया। तो बच्चों ये आज आपका रहा वंशानुक्रम के नियम। आगे हम फिर आपकी अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।